ये हमारे पास क्या आ गई है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से? दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। एक पॉइंट पी पे, वो पॉइंट पी दोनों से इक्वली डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस है आर। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 8 और आज हम देखेंगे चैप्टर 8 की रिमेनिंग वर्क एग्जांपल्स, जिसमें वर्क एग्जांपल 8.5 है। कहा जा रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इफ अ टेस्ट चार्ज Q नॉट experiences a force of 70 millinewton, फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन फिगर ए। फील्ड लाइंस हमें रिप्रेजेंट की हुई हैं। कहा जा रहा है कि एक टेस्ट चार्ज है और उस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया है प्लस 3.5 माइक्रोकूलम। ऐसा ही है? यस। अच्छा, इसको हमें माइक्रो को रिमूव करना होगा। माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? एक्सपोनेंट माइनस 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम। तो ये हमारे पास जो प्लस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा चार्ज पॉजिटिव है। देन हमें मजीद कहा गया कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और वो फोर्स है 70 मिली न्यूटन की। अब मिली की वैल्यू क्या होती है? एक्सपोनेंट माइनस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी एक्सपोनेंट माइनस 3, 70 एक्सपोनेंट माइनस 3 मिली न्यूटन। अब आप चाहे तो इसका एक पॉइंट पीछे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 7 एक्सपोनेंट माइनस 2 मिली न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी। देन मजीद आगे कहा जा रहा है कि इफ दिस टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन देन कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड द स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही। तो आपके पास रिक्वायर्ड ये है कि एक तो आपको पार्ट ए दिया गया, पार्ट ए में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं, देखिए किस तरह से इन्होंने हमें कुछ फिगर इस तरह से दी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो ऐसे आ रही हैं, कुछ ऐसे। और इसके अंदर एक टेस्ट चार्ज को लाके रखा, ये जो क्यू नॉट है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लाके रखा और इस क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 70 मिली न्यूटन की फोर्स है। तो हमारे पास हमें इस फील्ड की, जो ये ग्रीन से बनाई है, इस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, वो फाइंड करनी है। सही है। देन हमें ये कह रहे हैं पार्ट बी में ये कह रहे हैं कि अगर हम इस चार्ज को हटाएं, टेस्ट चार्ज को, और इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन ला के रख दें, अब इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी लग रही होगी वो बतानी है। तो पार्ट बी में हम कह देते हैं कि हमें फोर्स फाइंड करनी है और उस फोर्स को एफ डैश बोल देते हैं। सही। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, कैसे करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती थी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के। इसका फॉर्मूला होता था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स हमें पता है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू भी पता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स, हमारे पास है 7 एक्सपोनेंट माइनस 2 और डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 6। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें, चाहे तो मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे होगी मैनुअल कैलकुलेशन? 3.5 इंटू 1 और मल्टीप्लाई 2 7 आ जाएगा। एक्सपोनेंट माइनस 2 से यहाँ से माइनस 2 कैंसिल होगा, माइनस 4 बच जाएगा और ये माइनस 4 ऊपर आके प्लस 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट 4। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन डिवाइड बाय चार्ज की यूनिट कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हमारे पास यूनिट आ जाएगी। ये हमारे पास हो गया है पार्ट ए। और अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या कहा गया है कि यहाँ जो टेस्ट चार्ज था उसको हटा दिया, इलेक्ट्रॉन ला के रख दिया। अब उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी? तो हमारे पास हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज होगा, एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि हम इस चार्ज को चेंज नहीं कर रहे। ई की वैल्यू सेम रहेगी, फोर्स चेंज होगी जो हमने बोल दिया एफ डैश। और क्यू नॉट की जगह हमने एक इलेक्ट्रॉन ला के रख दिया जिसका चार्ज हम बोल देते हैं क्यू ई।
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी फोर्स एफ डैश डिवाइड बाय चार्ज क्यू ई। क्यू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हमें फोर्स फाइंड करनी है, क्यू ई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 एक्सपोनेंट 4 और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2 इंटू 1.6 हमारे पास आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 3.2 और एक्सपोनेंट 4 और एक्सपोनेंट माइनस 9 माइनस 15 हो जाएगा, एक्सपोनेंट माइनस 15 और ये हमारे पास आ जाएगी यूनिट न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई किस पे, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लाके रख दें तो उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी कुछ ऐसे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कही गई है कि फोर्स भी फाइंड करनी है और बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही होगी ये किस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि होता क्या है कि हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे आके वो टर्मिनेट कर जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है कुछ ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिसमें से ये निकल के आ रही है। अब हमने जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लाके रख दिया तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि डायरेक्शन फोर्स की ऐसे अपवर्ड होगी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, या हम कह सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो आप इसे नोट करें, देन हम मजीद आगे करते हैं। नाउ वी हैव वर्क एग्जांपल 8.6 और इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड which are separated by small distance d as given in the figure। अच्छा, तो ये जो वर्क एग्जाम्पल है ये एक न्यूमेरिकल नहीं डेरिवेशन टाइप एग्जाम्पल है और इसमें आपको कहा कुछ यूं जा रहा है कि हमारे पास लेट सपोज दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, कुछ ऐसे ले लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ले लेते हैं d। वो डिस्टेंस हमें एक्चुअली गिवन है और वो कहा गया है वो डिस्टेंस है d। भाई अब हम क्या करते हैं कि इनके बिल्कुल सेंटर से एक पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। भाई कहा गया है कि एक पॉइंट है और वो पॉइंट P है, इस पॉइंट को हम पॉइंट P बोल रहे हैं। वो पॉइंट P इन दोनों से इक्वली डिस्टेंस है। जैसे सपोज करें कि यहाँ से लेके इस चार्ज से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस हम बोल देते हैं R। जितना इस चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस है सेम वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है और ये भी R है। तो ये वाला डिस्टेंस भी हमने R बोल दिया। ना हम क्या करते हैं इन चार्जेस को कुछ इस तरह से मिला देते हैं ताकि एक कंप्लीट ट्रायंगल बन जाए और इस ट्रायंगल को बीच में से हाफ कर देते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। और पॉइंट P से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं कि ये डिस्टेंस है y। तो ये डिस्टेंस R, ये भी R और ये डिस्टेंस y हो गया। ना अब हम ये करते हैं कि इन पॉइंट्स को, जैसे हमारे पास ये कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है अगर आप देखें कुछ ऐसे, तो इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। इसको हम बोल देते हैं पॉइंट A, पॉइंट B, ये पॉइंट C, और या इसको पॉइंट P बोला हुआ है तो P रहने देते हैं और ये पॉइंट C ले लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट पॉइंट P है। PA जो डिस्टेंस है वो R है, सिमिलरली PB डिस्टेंस R है, PC डिस्टेंस Y के बराबर है। तो एक चीज और कि अगर हम इस C से लेके यहां तक का डिस्टेंस ले, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल था D, ये D का हाफ हो जाएगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा D/2। ऐसा ही होगा। नाउ इस चार्ज, ये एक चार्ज ये दूसरा चार्ज, पॉइंट P पे हम एक टेस्ट चार्ज को लाके रखते हैं। टेस्ट चार्ज मीन Q0 जिससे रिप्रेजेंट करेंगे टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज क्या होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है
और ये दोनों भी पॉजिटिव चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। कैसे? ऐसे दूर भेजेगा। सिमिलरली ये वाला टेस्ट चार्ज इसको रिपेल करेगा ऐसे, कुछ इस तरह से। इस पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज को लाके रखा है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे रिपेल होगा कि ये वाला चार्ज ऐसे लगाएगा फोर्स और ये वाला चार्ज ऐसे फोर्स लगाएगा, और यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। अगर हम इस पॉइंट पी को लें, यहीं पे लेते हैं, ये जो हमने ब्लू ग्रीन से बनाई है, ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है वो है, जिसे हम ई नॉट बोल रहे हैं। सेम दोनों चार्ज इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है और इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इस चार्ज की होगी वही इसकी होगी, तो हम इसे भी बोल देते ई नॉट। नाउ हम ले रहे पॉइंट पी को, पॉइंट पी को हमने ले लिया यहाँ पे कुछ ऐसे, ये हमारा ये पॉइंट पी आ गया, और इसके ऊपर हम एक्स वाई एक्सिस लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट कौन सा? ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट पी है। अच्छा, इस पॉइंट पी पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आ रही है, एक इस चार्ज की वजह से और एक इस चार्ज की वजह से। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। एक की डायरेक्शन कुछ ऐसे है और एक की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। सही, ऐसे ये दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी ई नॉट और ये वाला भी ई नॉट। नाउ हम क्या करेंगे कि इन दोनों जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हैं इनको हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, यानी कि एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। कैसे करते थे? जैसे सपोज करें इस वाले को हमने ब्रेक करना है, इसके हेड से एक लाइन हम एक्स एक्सिस पे बनाएंगे जो एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री बनाए, और एक वाई एक्सिस पे बनाएंगे जो वाई एक्सिस पे 90 डिग्री बनाए। सेम इसके लिए भी यही करेंगे, एक लाइन इधर बनाई और एक लाइन हमने इधर बना दी। सही है। अच्छा, अब हमारे पास ई नॉट का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हमारे पास ये रहा, जिसे हमने बोल दिया ई एक्स, और ई नॉट का वाई कंपोनेंट हम चाहे तो यहां बना दे चाहे तो यहां बना दे, हमारी मर्जी होती है। यहां बना रहे वाई एक्सिस पे, ये हमारे पास आ जाएगा ई नॉट का वाई कंपोनेंट, जिसे हम ई नॉट वाई बोल देते हैं। अच्छा, इसे ई एक्स नहीं ई नॉट एक्स बोलेंगे। ई नॉट का एक्स कंपोनेंट ई नॉट एक्स, ई नॉट का वाई कंपोनेंट ई नॉट वाई हो गया। नाउ अब यहाँ पे आते हैं इसके कंपोनेंट बनाने। इसका भी सेम इसी तरह होगा, ई नॉट का एक्स कंपोनेंट ई नॉट एक्स, ई नॉट का वाई कंपोनेंट ई नॉट वाई आ गया। सही, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है सब कुछ। अभी तक तो आसान है, अब सिर्फ डेरिवेशन है, समझने का पार्ट हो गया हमारा। हम क्या करेंगे कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की वजह से एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही होगी, जिसको हम कह देते हैं ई, जो हमारे पास ओवरऑल रिजल्टेंट होगी। इस ई के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, ई एक्स और ई वाई। अच्छा, कैसे आएंगे? अगर हम इन दोनों ई एक्स को ऐड कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट का ई एक्स आ जाएगा। अगर हम इन दोनों के y कंपोनेंट को ऐड कर दे तो रिजल्टेंट ई वाई आ जाएगा, और फिर इन दोनों से हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर आप देखिए ई नॉट एक्स और ई नॉट एक्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैसे? इसको हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, कोई डेरिवेशन आ जाती है, उसमें आप लॉजिक्स को यूज नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। आप डायरेक्टली ये बात नहीं कह सकते कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपको शो करवाना पड़ेगा कैसे कैंसिल कर रहे हैं। तो ई एक्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ई एक्स बराबर हो जाएगा सम ऑफ ऑल द ई एक्स, जो ई एक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यानी एक्स एक्सिस में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं, उसे हम सम करेंगे तो हमारे पास ई एक्स आ जाएगा। तो अब हमारे पास डायरेक्शन ये भी है और डायरेक्शन ये भी है, किसी भी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, ये हमारी मर्जी है। हमने लेट्स सपोज इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया
और इसको पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी ऐसे ही पॉजिटिव लिया था। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन वाली नेगेटिव। ये हमारे पास पॉजिटिव वाली ई नॉट एक्स, और ये वाली क्या हो जाएगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस में आएगी, माइनस ई नॉट एक्स। ई नॉट एक्स प्लस का और माइनस का कैंसिल होंगे, हमारे पास ई एक्स आ जाएगा 0। तो ये हुआ क्या कि इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट तो 0 हो गया, और हमें ये बात समझ आ रही है कि एक्स कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में तो 0 ही होंगे, कैंसिल हो जाएंगे ऑब्वियसली। अब y में देखें, y में दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब ये 0 नहीं होंगे। इसको भी कैसे निकालेंगे, ई वाई बराबर हो जाएगा सम ऑफ ई वाई के। अच्छा, अब हमारे पास डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है, अपवर्ड, तो हम इसी को दे देंगे कि यही पॉजिटिव है। अगर डायरेक्शन दो होती, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो हम किसी एक को पॉजिटिव ले लेते, वो हमारी मर्जी होती। अब डायरेक्शन अपवर्ड ही है तो हम अपवर्ड को ही पॉजिटिव ले देते। अब हमारे पास ई वाई, ई नॉट वाई और ई नॉट वाई, ई नॉट वाई और प्लस ई नॉट वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ई नॉट वाई। ये हमारे पास आ गई ई वाई, ई एक्स आ गया, ई वाई आ गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपको दो फोर्सेस गिवन हो, एफ एक्स और एफ वाई, तो आप रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते थे, कुछ ऐसे, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं, ई एक्स और ई वाई पता है, हम ई फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ई एक्स 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, यानी 2 ई नॉट वाई का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट है, 0 का स्क्वायर तो 0 होके खत्म हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 ई नॉट वाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, हमारे पास जो रिजल्टेंट फील्ड आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमारे पास आ रही है 2 ई नॉट वाई। अब इस ई नॉट वाई की वैल्यू क्या होगी, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें से हम लेट सपोज ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, आप देखें ई नॉट एक्स है, इस ई नॉट एक्स को स्ट्रेटली उठा के मैं यहां ले आया, ये हमारा ई नॉट एक्स, ई नॉट इसको भी मैं स्ट्रेट ऐसे उठा के यहां ले आया। अब जो ई नॉट वाई है, इसको मैं उठा के अगर यहां ले आऊं, ऐसे यहां से उठाया और यहां ले आऊं, कुछ ऐसे एक कंप्लीट ट्राइंगल बन जाएगा। हमें ये बात पता है, वेक्टर्स को हम मूव कर सकते हैं डायरेक्शन चेंज किए बगैर, तो ई नॉट वाई को हमने यहां से उठा के यहां ले आए, एक कंप्लीट ट्राइंगल बन गया। अब हम ये बात सपोज करते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, जिसे हम एंगल बोल देते हैं थीटा, और वो एंगल सेम होगा। एक्चुअली ये एंगल कौन सा होगा, जो एंगल यहां बन रहा है, ये एंगल सारे सेम होंगे। क्यों, क्योंकि देखें ये बिल्कुल सेंटर में से लाइन जा रही है, तो जो एंगल यहां बन रहा है वही एंगल यहां बन रहा है। अब ये जो थीटा है, ये सेम यही वाला थीटा बन रहा है। इसको आप ऐसे देखें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ एक एंगल थीटा बन रहा है, ये रहा, और एक एंगल थीटा यहाँ बन रहा है, ये सेम यही एंगल है, और वही एंगल यहाँ बन रहा है। सही, तो हमारे पास क्या होगा कि ये थीटा यहाँ आ गया, ये रहा। अब बेस कौन सी साइड होगी इस ट्रायंगल में, 90 यहाँ बन रहा है, जिसके साथ थीटा और 90 बनता है वो साइड बेस होती है, और उसके साथ कॉस थीटा लगता है, यानी ई नॉट एक्स बराबर हो जाएगी ई कॉस थीटा के। और जिसके साथ जो इस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा लगता है, तो ये बराबर हो जाएगी ई नॉट साइन थीटा के। तो थोड़ा टिक करके लिख लेते हैं, ई नॉट बाय बराबर हो जाएगी ई नॉट साइन थीटा के। अभी अगर एंगल वाली बात नहीं समझ आई तो मैं एंगल वाली बात को रिपीट कर दूंगा, भाई ई नॉट वाई बराबर है ई नॉट साइन थीटा के, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ई नॉट साइन थीटा।
नाउ अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करना होगा फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? हमने ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट, सपोज करें अभी ये चार्ज नहीं है, थोड़ी देर के लिए सपोज करें सिर्फ एक ये चार्ज है, या ऐसे करते हैं यहाँ एक चार्ज बना लेते हैं, सही है, ये एक चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? के क्यू हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड और आर वो डिस्टेंस होगा। लेट सपोज यहाँ एक टेस्ट चार्ज को रखा गया है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आर होगा। तो अगर हमें यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखा है और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो ई नोड है एक्चुअली बराबर हो जाएगा के तो कांस्टेंट है, इसका चार्ज क्यू, और चार्ज और टेस्ट चार्ज में जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम यहाँ लाके पुट करते हैं, 2 ई नॉट की जगह आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहीं से एक और चीज लेते हैं हम, यहाँ पे ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए पी सी। इसको यहाँ पे देखते हैं, इन ट्राइंगल ए पी सी, ए पी सी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा ही होता था। तो अच्छा सॉरी, इससे पहले हमें एक चीज और देखनी होगी, उसको हम यहीं पे देखते हैं, इसी के नीचे देखते हैं, इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं, ये भी यूज होगा। इससे पहले हमने ये ट्राइंगल एपीसी लिया है, इसमें हम साइन थीटा यूज कर रहे हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल में थीटा ये बन रहा, 90 ये रहा, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी वाई, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वाई, और हाइपोटेन्यूज आर। साइन थीटा बराबर हो जाएगा वाई अपॉन आर के। इस साइन थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये तो हमें पता लग गया ई नॉट बराबर है इसके, और दूसरा साइन थीटा बराबर है वाई डिवाइडेड बाय आर के। इस वैल्यू को भी यहाँ पुट कर देते हैं, वाई अपॉन आर। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 के क्यू वाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। लेकिन इसे हम अभी मजीद रिड्यूस कर सकते हैं, मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं, इसको रेस कर दें। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड थी? आर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास है d/2 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है वाई स्क्वायर। सही है, ऐसा ही होगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इधर अगर हम रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू अंडर रूट d/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी d/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। अच्छा रूट को जब हम हटाते हैं तो क्या आता है? 1/2। अगर लेट सपोज आपके पास डी अंडर रूट डी लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? डी की पावर 1/2। सेम यहाँ पे मैं रूट हटा रहा हूँ, तो आर हमारे पास आ जाएगा d/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर होल पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 1/2, क्योंकि हमने रूट को रिमूव किया है। इस आर की वैल्यू को यहाँ लाके पुट करेंगे हम, तो हमारे पास ई आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 2k/q/y डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू ये रही, d/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर 1/2 पावर लगी हुई है, ये आ गई 1/2 पावर। और इस आर पे पहले से एक क्यूब भी है तो वो क्यूब भी आएगा, उस क्यूब को हम बाहर लिख देते हैं कुछ ऐसे। ना होगा क्या, ये क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा, पावर हो जाएगी 3/2, तो इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। E इज इक्वल टू 2k/q/y डिवाइडेड बाय d/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और इसके ऊपर होल पावर आ जाएगी 3/2। सही है। नाउ अब हमें क्या करना है कि यहां से हमें कुछ कॉमन लेना है। एक्चुअली ये मेथड है, ये हमने मेथड पहले भी समझा हुआ है, तो आपको इसमें ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि इस डायग्राम को रेज कर देते हैं। इस डायग्राम की मजीद नीड नहीं थी, आपने बना ली होगी अपने पास। तो अब यहां से अगर हम वाई स्क्वायर को कॉमन लेने की कोशिश करें दोनों टर्म में से, तो कैसे ले सकते हैं, इसको मैं आपको पहले यहाँ पे समझा रहा हूं, फिर इसको हम डायरेक्ट स्टेप करेंगे। आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है d/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही, अभी इतना रखें इस चीज को। यहां से मुझे दोनों टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन लेना है। कैसे ले सकते हैं, पहले मैं इसको ओपन करता हूं। डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर है। मैं दोनों में से अगर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, लेट सपोज इसकी इस वाई स्क्वायर की जगह क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। यहां मुझे करना ये पड़ेगा क्योंकि यहां वाई स्क्वायर नहीं है, तो मुझे डिनोमिनेटर में एक वाई स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐसे डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 वाई स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, जब ये इससे वापसी मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, यही टर्म वापस आएगी। सिमिलरली वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, वापसी वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, वापसी होल स्क्वायर बना दें, अगर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू d/2y का होल स्क्वायर प्लस 1। इसमें से जब हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो कुछ ऐसा आ गया। सेम हम यहाँ पे करेंगे, इन दोनों टर्म में से वाई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कैसे वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी यही करते हैं। ई हमारे पास आ जाएगा 2k3y, ये तो सेम है, 2k3y तो कांस्टेंट है, सेम आता रहेगा। नीचे से वाई स्क्वायर को कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, d/2y का होल स्क्वायर प्लस 1, कुछ ऐसे कॉमन आ गया, सॉरी ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, और बाहर एक पावर है 3/2, वो भी लगेगी, 3/2 पावर भी आ गई। अब ये 3/2 पावर इस वाई स्क्वायर पे भी है, ये 3/2 पावर इस पे भी है, तो इस पावर को हम दोनों पे लगा देते हैं। हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 2k3y डिवाइड बाय वाई स्क्वायर की पावर 3/2, और इस पे भी पावर 3/2, इस पे पावर आ गई d/2y का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसके ऊपर पावर 3/2 आ गई, कुछ ऐसे। सही, अब यहाँ पे देखें स्क्वायर, पावर स्क्वायर है और 3/2 है, पावर कुछ ऐसे लिखी हुई है 2 × 3/2, तो कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो यहाँ पे हम इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा y³ और ये हमारे पास आ गया E इज इक्वल्स टू 2k3y डिवाइडेड बाय y³ इंटू d/2y का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसके ऊपर पावर 3/2। नाउ क्वेश्चन में आपको एक बात कही गई थी, और वो ये थी कि ये जो d डिस्टेंस है ये बहुत कम है, और ये y डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है हमेशा। यानी कि जो d डिस्टेंस है ये हमेशा कम होता है जो चार्जेस के बीच में, ये y डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम d/y करें या d/2y करें, d की वैल्यू बहुत छोटी है, y की वैल्यू बहुत बड़ी है, आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो रहा होगा। और अगर हम इसको स्क्वायर कर दें d/2y का होल स्क्वायर, तो ये बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि d की वैल्यू छोटी है, y की बड़ी है, तो d/2y किसके बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगा, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल होगा। हम कहेंगे एज d इज मच लेस देन y, सो d/2y का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0। हम इसको 0 कर देंगे। हमारे अच्छा एक और चीज यहीं पे कर लेते हैं कि इस y से यहां से एक पावर कैंसिल होगी, स्क्वायर बच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 2k3, y तो चला गया, y स्क्वायर बचा नीचे भी, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 + 1 की पावर 3/2 हो जाएगी, 0 + 1 1 ही आएगा। E हमारे पास आ जाएगा
2kq डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इंटू 1 की पावर 3/2। अब 1 की पावर 1 पे कुछ भी पावर लगा दे आंसर 1 ही आता है, तो 1 की पावर 3/2 भी 1 ही रहेगा। हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 2kq डिवाइडेड बाय, ये तो 1 है चला जाएगा, इधर 1 आएगा और वो मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर आप चाहें तो इस k को ओपन कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे एयर है या वैक्यूम है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, एज वी नो दैट k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 2 k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। नाउ हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है, इस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से, दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। एक पॉइंट P पे, वो पॉइंट P दोनों से इक्वली डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस है R। तो ये हमारे पास वर्क एग्जाम्पल 8.6 हो गई, आप इसको नोट करें, देन हम मजीद आगे करते हैं। नाउ वी हैव वर्क एग्जाम्पल 8.7 और इसमें कहा जा रहा है एन अल्फा पार्टिकल प्लस 2e। प्लस 2e का मतलब है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसपे चार्ज है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूक्लियर एक्सिलरेटर। एक न्यूक्लियर एक्सिलरेटर में एक अल्फा पार्टिकल है। न्यूक्लियर एक्सिलरेटर में जहां पे चार्जेस को एक्सिलरेट करवाया जाता है, यानी उनकी वेलोसिटी कम या ज्यादा की जाती है, उसे हम न्यूक्लियर एक्सिलरेटर बोलते हैं। मूव्स फ्रॉम वन टर्मिनल एट अ पोटेंशियल ऑफ 6.5 एक्सपोनेंट 6 वोल्ट। उस न्यूक्लियर एक्सिलरेटर में एक पॉइंट है, एक टर्मिनल है जिसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल की बात की जा रही है, 6.5 एक्सपोनेंट 6 वोल्ट टू अनदर टर्मिनल एट जीरो पोटेंशियल। एक पोटेंशियल से, एक पॉइंट से दूसरे टर्मिनल पर गया है और सेकंड टर्मिनल का पोटेंशियल 0 है। व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। इसको मैं अभी आपको समझाता हूं। इसमें कहा कुछ यूं जा रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल था जो इनिशियली जिस टर्मिनल पे है वहां का पोटेंशियल है 6.5 एक्सपोनेंट 6 वोल्ट्स। तो ये वहां से ये मूव करके अल्फा पार्टिकल गया है एक सेकंड टर्मिनल पे जहां का पोटेंशियल है 0। सही, अच्छा, और आपको कहा जा रहा है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, हमें वो फाइंड करना है। और हमें उसके ऊपर चार्ज दिया गया है अल्फा पार्टिकल पे, और वो दिया गया है 2e प्लस 2e, यानी कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है वही चार्ज 2 टाइम्स लेकिन पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता था, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3.2 एक्सपोनेंट -19 कूलम। हमें चार्ज भी दे दिया गया है, कह रहे क्या है कि कितना चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, वो फाइंड करना है हमें। तो हमारे पास ये आ गया रिक्वायर्ड और हमारा सॉल्यूशन। जहां आपको एक चीज समझनी होगी थोड़ी सी, कि मैं वैसे ही आपको ये चीज बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहा है। इस बात को समझें, 6.5 एक्सपोनेंट 6 वैल्यू ज्यादा है, 0 छोटा है। हायर से लोअर जब कोई चीज जाती है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। इस बात को समझें कि लेट सपोज ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, हमारे अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। हम हायर की तरफ जा रहे हैं, हम हाइट पे जा रहे हैं, वापसी नीचे एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो गई। सेम हमारे पास क्या हो रहा है, दो पॉइंट्स हैं, एक का पोटेंशियल 0, एक का 6.5 एक्सपोनेंट 6 वोल्ट। अगर ऑब्जेक्ट लोअर से हायर जाएगा तो उसके ना एनर्जी आना शुरू होगी, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। लेकिन अगर वो हायर से लोअर जा रहा है, जो कि हमारा केस है, बॉडी हायर से लोअर जा रही है, यहाँ V1 यहाँ V2, तो उसकी एनर्जी रिलीज होगी, लूज होगी। तो जो एनर्जी का चेंज आएगा वो नेगेटिव होगा, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कह रहा हूँ एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे 5 थी यहाँ 2 है,
तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगी, 2 - 5 - 3, नेगेटिव आंसर आ रहा है। हमारा आंसर यहाँ भी नेगेटिव आएगा क्योंकि हम हायर से लोअर जा रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी, डिक्रीज होगी। देखते हैं कैसे। हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, या यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है तो उसे हमें अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस करवाना पड़ेगा। देन हमने कहा था कि जो वर्क डन होता है किसी पे, वो बराबर होगा उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, जिसे डेल्टा यू बोला था हमने, और वही फाइंड करनी है हमें। इसको ऐसे समझें कि लेट सपोज एक चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को लाके रखा है। हम इस टेस्ट चार्ज को इस तरफ मूव करवाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। हमने इसको जबरदस्ती ऐसे इस तरफ मूव करवाया, इस चार्ज की तरफ, तो क्या होगा कि इसके मूव करवाने में मुझे वर्क डन करवाना पड़ेगा। ऐसे में वर्क डन करवा रहा हूँ, वो वर्क डन क्या है, मेरी बॉडी की एनर्जी यूज हो रही है, वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगी, यानी एनर्जी बढ़ रही है। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो सारा का सारा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और हमने यहाँ पे यही किया कि जो चेंज इन पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है, बराबर होता है वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, और इसी को हमने बराबर किया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय, इस बार टेस्ट चार्ज नहीं है बल्कि अल्फा पार्टिकल है तो हम क्यू लिख रहे हैं उसकी जगह पे। ना हमें फाइंड करना है डेल्टा यू, तो क्यू डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला आ जाएगा क्यू इंटू डेल्टा वी। अब हमें क्यू तो पता है, डेल्टा वी नहीं पता। डेल्टा वी किसके बराबर होगा, डेल्टा वी बराबर होगा V2 माइनस V1 के, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल। तो हम यहाँ पे रखते हैं Q इंटू V2 माइनस V1। अब वैल्यूज रखते हैं, Q की वैल्यू 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19, और V2 माइनस V1, V2 तो 0 है, माइनस V1 हमारे पास है 6.5 एक्सपोनेंट 6, तो 0 तो हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19 इंटू 6.5 माइनस का एक्सपोनेंट माइनस 6। तो हमारे पास एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट तो सारे क्या, सॉरी -6 नहीं +6, एक्सपोनेंट तो पावर ऐड होके हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। 3.2 इंटू माइनस 6.5, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.08 एक्सपोनेंट माइनस 12, और एनर्जी की यूनिट जूल। तो हमारे पास आंसर ये आ गया है, लेकिन एक चीज, आंसर प्लस में आना है माइनस में, यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2.08 एक्सपोनेंट माइनस 12 जूल, जो कि मैंने कहा था हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, हमारा जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहा है, तो ये बात ऑब्वियस है कि एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी एक पॉजिटिव चार्ज की। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान सा था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 8.8। नाउ वी हैव वर्क एग्जांपल 8.8, और इसमें कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज फाइंड करना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक, अच्छा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू रिमूव 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन एटम, 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं कार्बन एटम के, मतलब चार्ज कितना हो गया, चार्ज हमारे पास हो गया 6 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो है 120, सॉरी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास है 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के। एक एक करके बात को समझते हैं। सबसे पहले कार्बन का एटम, कार्बन का एटम कुछ इस तरह से होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस, उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, और साइड्स में शेल्स होते हैं, 2 शेल होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है। एक कार्बन एटम है। अच्छा, अब होता ये है कि जब हम इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करवाने, ये बात कही गई है। तो हमने चार्ज क्या लिया, 6 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू 6e, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। तो हमारे पास चार्ज कुछ इस तरह से आ जाएगा,
तो देन हमारे पास इसको भी लिखते हैं, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी पे बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब इसको हमें समझना होगा कि हम तो एनर्जी जूल में लेते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दी गई है, तो अब क्या करें। तो हमारे पास होगा ये कि जो इसको हम कुछ अरेंज करके लिखते हैं। 120 किलो की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंट 3, ये तो लिख देते हैं एक्सपोनेंट 3। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी जगह में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहा हूँ, कोई फर्क तो नहीं आएगा, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, वापसी वही चीज आ जाएगी। ये लिखने का मकसद ये है कि हमारे पास बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के। तो ये चार्ज है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसके बराबर होते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, लेकिन जूल यूनिट आएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 120 एक्सपोनेंट 3 और मल्टीप्लाई 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, और अब यूनिट आ जाएगी हमारे पास जूल। इस बात को याद रखना है, जो चार्ज की में हमने ये सेम वैल्यू तो यही ली थी, लेकिन यूनिट कूलम है, यहाँ पे यूनिट वैल्यू सेम है लेकिन यूनिट क्या है, जूल है। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 14 जूल, और जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, 1.6 हो जाएगा इंटू 10 16, यस 9.6 हो जाएगा माइनस का 19, और यूनिट की आ जाएगी कूलम। ये हमारे पास चार्ज आ गया और ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। डिटरमाइन क्या करना है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। सेम वही जो पहले फॉर्मूला यूज किया वही यूज होगा, डेल्टा वी बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज क्या है 6e, जो कि हमने डिटरमाइन कर लिया है। डेल्टा यू आ जाएगा 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 14 जूल, या यूनिट नहीं लिख रहे अभी, डिवाइडेड बाय चार्ज 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो हम इसे डिवाइड करते हैं, 9.6 को अगर हम 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.92 आ जाएगा, तो इसे हम कैंसिल करते हैं, 9.6 इंटू 1 और 9.6 इंटू 0.2 1.92 आ जाएगा। सिमिलरली एक्सपोनेंट माइनस 14 से यहाँ ये कैंसिल होगा, यहाँ -5 बच जाएगा, -5 को ऊपर लाएंगे तो +5 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.2 एक्सपोनेंट 5, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट की आ जाएगी वोल्टेज, वोल्ट्स। अब हम चाहे तो पॉइंट को एक बार आगे मूव करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 4 वोल्ट, और अगर हम इसको मजीद आगे लेके जाए 20 एक्सपोनेंट 3 वोल्ट, एक्सपोनेंट 3 किसके बराबर होता है, किलो के, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 किलो वोल्ट। ये हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आप चाहे तो आंसर को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आगे सॉल्व करने की नीड नहीं होती। तो आप इसको नोट करें, देन हम लास्ट वर्क एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव वर्क एग्जांपल 8.9, और इसमें कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन XY प्लेन, एक इलेक्ट्रॉन को XY प्लेन में रखा गया है, वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन X एंड Y एज शोन इन द फिगर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज के जो हमारे पास फिगर गिवन है, ये फिगर गलत है, ये फिगर सही नहीं है। हमारे पास फिगर्स कुछ इस तरह की बनेंगी, दो फिगर्स है, यहाँ पे रॉन्ग फिगर दी गई है, और साथ में जो फॉर्मूला वगैरह है वो भी गलत है। फिगर्स हमारे पास सपोज करें कि ये दो फिगर्स हैं, यहाँ जो फिगर दी गई है वो रॉन्ग है, और द स्केल ऑफ द वर्टिकल एक्सिस इज सेट बाय 1 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 500 वोल्ट्स। जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस कौन सी है, वोल्ट्स की, ये वाली, यहाँ पे भी वर्टिकल एक्सिस वोल्टेज की है, उसमें कहा जा रहा है कि सेट बाय 1 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 500 वोल्ट। जो एक स्क्वायर बॉक्स है वो देखिए किसके बराबर रखे, 500, देन अगला मजीद 500 1000 हो गया, फिर 500 तो 1500 हो गया। चलिए यहाँ हम एक्सिस में ऊपर जा रहे हैं, यहाँ हम एक्सिस में नीचे आ रहे हैं, डाउनवर्ड में क्या होता है, माइनस में वैल्यूज चलती है, -500 -1000, एक स्क्वायर बॉक्स 500 वोल्ट्स के बराबर है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ केसेस। अच्छा देखिए, दो केसेस गिवन है, यहाँ फिगर एक ही गिवन है,
हालांकि फिगर्स दो गिवन होनी चाहिए थी, दो केसेस हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बोथ केसेस एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स एज शोन इन द फिगर। दो डायग्राम्स हैं, सिंपल है, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। बस आपने इतना सा समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों केसेस में फाइंड करनी है। तो अगर आप गिवन में देखें, गिवन में हमें क्या गिवन है, जो गिवन है उसमें सिर्फ हमें ये कहा गया है कि ऑन वर्टिकल एक्सिस वन स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 500 वोल्ट्स। और हमने देखे यही रखा है। हमारे पास जब ग्राफ बनते हैं तो क्या होता है, अगर वाई एक्सिस में ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, कुछ ऐसे 500, 1000, 1500। तो देखिए हमने यही रखा है, ऊपर जा रहे हैं, ये रहा हमारे पास ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन से हम नीचे आ रहे हैं, अगर हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, -500, -1000। तो हमने वैल्यूज माइनस में रखी है। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज रखी है, एक्स जो कि मीटर में, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यूज रखी है जो कि अगेन मीटर में। तो इसको हमने, जो ये है एक्स एक्सिस, लेकिन हम इस पे जो वर्टिकली वैल्यूज चल रही हैं वो रख रहे हैं वाई मीटर में। सही है, यहाँ मैंने बाय मिस्टेक एक्स लिख दिया, एक्सिस एक्स ही है, लेकिन देखें इसको ऐसे समझें कि एक रास्ता है, उसमें एक कोई बंदा ऐसे जा रहा है, वो एक्स में भी बढ़ रहा है, वाई में भी बढ़ रहा है। तो हमने एक बार जो जितना एक्स में बढ़ रहा है उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, जितना वो वाई में इंक्रीज हो रहा है वो वैल्यूज भी हमने एक्स पे ही रखी है, दो अलग अलग ग्राफ बना के। नाउ हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिक्वायर्ड और सोल्यूशन। अच्छा, इस बात को समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो बार फाइंड करनी है। एक को हम बोलते थे ई एक्स जो एक्स एक्सिस के लिए है, एक को ई वाई। अब मैं आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझाता हूँ डिटेल में। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के, यानी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि लेट सपोज डेल्टा आर, यानी कि हम अगर किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, डेल्टा आर का मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, और वहां पे जितना ज्यादा पोटेंशियल चेंज होगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज होगी। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये शायद मैंने सेम बात बोल दी। ये ऐसे समझे कि जितनी ज्यादा वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की आएगी उतनी ही कम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। जैसे सपोज करें कि मैं एक बात बोलता हूँ कि डेल्टा आर हमारे पास है 5, सपोज कर ले, और डेल्टा आर 1 ले लेते हैं, और डेल्टा वी हमारे पास है लेट्स से 10। तो हमारे पास ई क्या आ जाएगा, -10 डिवाइडेड बाय 1, ई की वैल्यू आ गई -10। पोटेंशियल डिफरेंस 10 तो ई -10। अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेट से रख देते हैं -10, तो इस बार ई आ जाएगा 10, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हुई। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ, 10 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम आई, इनवर्सली रिलेट हो रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हम बोलते थे एक हमारे पास पार्ट ए है और एक हमारे पास पार्ट बी। पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में सेम हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा आर फाइंड करेंगे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी। डेल्टा वी, ये हमारे पास ये वाली फिगर ए है केस ए के लिए, और इसको फिगर बी बोल देते हैं। तो पहले फिगर ए में कहां से ए से बी हमने देखना है, सिर्फ सेम यहाँ पे भी ए से बी देखना है। ए से बी जब हम गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज हुआ, यहाँ पे 0 होगा, पॉइंट ए पे पोटेंशियल डिफरेंस 0, बी पे पोटेंशियल डिफरेंस -1000। हम क्या करेंगे, चेंज फाइंड करेंगे। डेल्टा वी बराबर होगा किसके, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। पॉइंट बी पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है देखें, माइनस का 1000 और ए पे 0 है, तो वी बी हमारे पास है -1000 और वी ए 0 है, तो डेल्टा वी आ गया -1000। किसके लिए आया है, केस ए के लिए आया है, तो इसको हम डेल्टा वी एक्स बोल देते हैं।
अच्छा, ये x क्यों बोल रहे हैं इस बात को मैं समझा देता हूँ, ये बात रह गई समझाने से। लेट सपोज ये पाथ है, एक चार्ज है जो ऐसे मूव कर रहा है x में भी और y में भी, तो x में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही होगी, y में भी। ये ग्राफ इस तरह से बने हैं कि एक चार्ज ऐसे मूव हुआ तो x में जिस हिसाब से मूव हुआ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी चेंज हुई वो यहाँ पे शो हो रहा है, और y में जब मूव हुआ तो y में मूव होते हुए पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज हुआ वो ये ग्राफ बता रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज का चेंज आ रहा है, पोटेंशियल का चेंज है, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। यहाँ पे जो पोटेंशियल वोल्टेज का या पोटेंशियल का चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो इसलिए हम उसको वी एक्स ले रहे हैं, जब यहाँ लेंगे तो वी वाई ले लेंगे। नाउ डेल्टा आर बराबर होगा जितना हम एक्स में मूव हुए हैं उसके, जिसे हम बोलते थे डेल्टा एक्स के। डेल्टा एक्स कितना है, ए पे एक्स की वैल्यू 0, बी पे एक्स की वैल्यू 0.4, तो ये हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए। एक्स बी, बी पे एक्स की वैल्यू 0.4 माइनस एक्स ए पे एक्स की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास आ गया 0.4, डेल्टा आर आ गया, और इसको हम बोलते थे डेल्टा आर एक्स बोल देते हैं। नाउ डेल्टा वी आ गया, डेल्टा आर आ गया, ई आ जाएगा। अब ई के लिए फॉर्मूला क्या है, ई हमारे पास बराबर है नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, ये एक्स के लिए है तो इधर हम एक्स लगा दें। नाउ हमारे पास डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी एक्स, माइनस का 1000, एक माइनस फॉर्मूले का है, एक माइनस इसका है, डिवाइड बाय डेल्टा आर 0.4, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 1000 डिवाइड बाय 0.4, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2500, ये हमारे पास आ गया ई एक्स, ऐसा ही होगा 2500, हाँ यही आएगा सही। और यूनिट क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की यूनिट हमारे पास वैसे हमने लिखी है न्यूटन पर कूलम, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये भी बन सकती है, V की यूनिट वोल्ट, R की वैल्यू मीटर, तो आप यहाँ पे वोल्ट पर मीटर भी यूनिट यूज कर सकते हैं, कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट्स पर मीटर। ये हमारे पास ई एक्स आ गया। नाउ ई वाई, पार्ट बी स्टार्ट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। पार्ट बी में अगेन डेल्टा वी फाइंड करेंगे पहले, ए से बी तक जाने में वी में कितना चेंज आया, ए पे 0, बी पे 500, डेल्टा वी अगेन बराबर होगा वी बी माइनस वी ए के। वी बी क्या है, बी पे वोल्टेज की वैल्यू 500, पोटेंशियल की वैल्यू सॉरी 500, और ए पे 0, तो डेल्टा वी हमारे पास आ जाएगा 500। डेल्टा वी कौन सा है, वाई में, ये हमारे पास एक्स वाला है और ये वाई वाला है, तो आप डेल्टा वी वाई लिखेंगे। अब y में जब ये इसमें x एक्सिस पे जब मूव हुए तो कितना चेंज हुआ, a पे 0, b पे 0.4, सेम आ रहा है ये, तो डेल्टा v सॉरी डेल्टा आर वाई बराबर होगा किसके, डेल्टा y के। y में कितना चेंज आया, 0.4 माइनस a, हम क्या लिखेंगे, वाई बी माइनस वाई ए, वाई बी 0.4 वाई ए 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4, डेल्टा आर वाई भी आ गया। अब हमारे पास क्या करना है, सेम वही पुराना वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, ई वाई बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा वी वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आर वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा वी वाई 500 डिवाइडेड बाय डेल्टा आर वाई 0.4, तो इस बार हमारे पास आंसर आ जाएगा 1250 माइनस का, और यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट्स पर मीटर, जो आप लिखना चाहें लिख लें। अब रिजल्ट को समझना है आपने, मैंने बताया था कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी, वोल्टेज कम होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ेगी, ऐसे ही था। अब आप देखें यहाँ पे ए से बी गए, वोल्टेज बढ़ा या कम हो गया, कम हुआ है, 0 बड़ा होता है, माइनस 1000 छोटा होता है, पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। देखें 2500 बड़ी वैल्यू आई है, यहाँ पे है 0 से 500 गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आई है। तो इस बात को ध्यान में रखना है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसका मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी यानी पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और हमारे पास ये दो ग्राफ थे, ये सेम मोशन है इलेक्ट्रॉन की। मैंने आपको क्या बताया है, देखें लेट सपोज ऐसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होता है। हमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वाई में किस हिसाब से जितना मूव हुआ और कितना पोटेंशियल का चेंज आया उसका ग्राफ बनाओ। तो हमने क्या किया, इस मोशन को दो डिफरेंट मोशंस में ब्रेक कर दिया। एक बार ऐसे कि ये रहा इलेक्ट्रॉन, एक बार ये डायरेक्टली ऐसे जा रहा है, और एक बार ऐसे ये रहा इलेक्ट्रॉन, एक बार डायरेक्टली ये अपवर्ड जा रहा है। जब ये एक्स में मूव हुआ तो कितना पोटेंशियल का चेंज आया वो ये ग्राफ बना दिया हमने, एक्स और पोटेंशियल का। जब ये y में मूव हुआ तो विद रिस्पेक्ट टू y कितना पोटेंशियल में चेंज आया, हमने ये ग्राफ बना दिया। ये एक ही इलेक्ट्रॉन के दो डिफरेंट ग्राफ थे, एक बार x में मूव करने के लिए, एक बार y में मूव करने के लिए। तो आई होप 8.9 थोड़ी सी मुश्किल थी, और ऑब्वियसली इसमें मुझे भी थोड़ी सी मुश्किल हुई, इसलिए क्योंकि ग्राफ नहीं था। इस ग्राफ को खुद से बनाना पड़ा, थोड़ा सा सर्च करना पड़ा, लेकिन ये है कि आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छा है। कोशिश करनी है कि इसको समझते हुए चलें। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।